गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। जो दो डिसीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बड़ी बड़ी डिसीज़ेज़ में, एक मलेरिया पढ़ चुके हैं और दूसरा कैंसर। अब तीसरा हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एड्स। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? एड्स है बेटा। एड्स होता क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेटा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बेटा इसका पूरा नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के लिए बेटा अब मैं यहाँ पर कुछ पहले पॉइंट्स कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। सिर्फ अभी फुल फॉर्म देखा है, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने ये लिया है एड्स। अब देखना आप ज़रा एड्स में क्या क्या है। सबसे पहली बात, इसका पैथोजन कौन है बेटा? मैं पैथोजन की बात कर रहा हूँ कि किसकी वजह से एड्स होता है। तो एड्स का पैथोजेनिक फैक्टर होता है बेटा HIV वायरस। कौन होता है? HIV वायरस। तो बेटा एड्स का जो पैथोजन है उसका नाम है HIV। HIV क्या है? तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ज़्यादातर इसमें HIV फर्स्ट को लिया जाता है, जो इंडिया में मिलता है। ये इंडिया में HIV फर्स्ट। एक और होता है दूसरा, दैट इज HIV सेकेंड, जो आपको ज़्यादातर अफ्रीका में मिलता है बेटा, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलता है। जबकि बेटा HIV फर्स्ट जो है वो इंडिया में मिल रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पर HIV को ही और भी कुछ नाम लिखते हैं, जैसे कभी HIV फर्स्ट लिख दिया, HIV सेकेंड लिख दिया, कभी यूँ भी लिखते हैं बेटा HIV इज ऑल्सो नोन एज LAV। ये क्या है बेटा? लिम्फ एडिनोपैथिक वायरस। ये लो बेटा, लिम्फ एडिनोपैथिक वायरस ले। या फिर बेटा आप इसी को एक और नाम दे सकते हो, HTLV थर्ड। ये बेटा है यहां पर ह्यूमन T लिम्फो एडिनोपैथिक वायरस HTLV, ह्यूमन T लिम्फो एडिनोपैथिक वायरस HTLV। तो बेटा ये सब HIV के नाम हैं। मतलब आप या तो ज़्यादातर तो हम लोग बस ये HIV समझते हैं, लेकिन बेटा HIV के ही और दूसरे नाम हैं। तो ये सब नाम किसके हैं बेटा? HIV के हैं। ठीक है, मतलब आप HIV को ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, सब एक ही बात है। कभी कभी यूँ बोल देते भैया कि एड्स का कॉज क्या है, और उसमें ऑप्शन में आ जाए HIV, एक आ जाए LAV, एक आ जाए HTLV और एक आ जाए ऑल ऑफ दीज। तो एक ही तो बात है, सब नाम तो एक ही है ना। तो दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ध्यान रखें बेटा, पहली बात तो ये। चलो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ऐसा बोलते हैं बेटा, वैसे तो पूरा नाम इसी में छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी अलग से ऐसा लिखते हैं कि HIV वायरस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, HIV वायरस का स्ट्रक्चर। अब यार देखो HIV वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, आराम से समझना। सबसे पहले HIV वायरस के स्ट्रक्चर में आपको जो है बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये लो बेटा, ये यहाँ पर है, और इसे हम लोग कहेंगे यहाँ P24, P फॉर प्रोटीन।
P फॉर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का एक कोट है बेटा, ये पूरा एक कोटिंग है, ये दिस इज द कंप्लीट कोटिंग ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का पूरा कोटिंग है जो HIV वायरस में सबसे अंदर की ओर दिखाई देता है, ये रहा बेटा। फिर इसके बाद एक और कोटिंग मिलता है, वो कोटिंग देखें आप जरा, यहाँ पर है बेटा, ये लो भैया, ये एक और कोटिंग, ये इस तरह से मिल गया, इसे बोलते हैं हम लोग P18। पता है ये P फॉर प्रोटीन और ये 24 मतलब यूनिट्स है, ये प्रोटीन की 24 यूनिट्स है, यहाँ 18 लिखा हुआ मतलब ये प्रोटीन की 18 यूनिट से मिलकर बना है, इसलिए ऐसे नाम दिया है। अब चलो और आगे बढ़े, तो यहाँ पर पता है इसके चारों तरफ अब मिलने वाला है यहाँ पर एक और लेयर। ये बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HIV वायरस का स्ट्रक्चर, कि HIV का स्ट्रक्चर है कैसा बेटा, तो ये लो भैया यहाँ पर ये दिस इज द लिपोप्रोटीन। क्या होता है ये, लिपोप्रोटीन, ये लो भैया लिपोप्रोटीन। और अब इसके ऊपर पता है आपको मिलने वाली है कुछ यूनिट्स, 1 2 ये 3, ये ऐसी अलग अलग क्या मिलेगी बेटा आपको, यूनिट्स मिलेगी, ये लो यहाँ पर, ये लो बेटा ऐसी यूनिट्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर GP41। GP मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन की 41 यूनिट्स हैं ऐसी बाहर निकली हुई स्पाइक्स जैसी, जैसे कोरोना वायरस देखा होगा ना बेटा, उस पर भी ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं, अब तक तो सबने देख लिया होगा, एक पिक्चर बनी हुई रहती कोरोना वायरस, वैसे यहाँ पर ये स्पाइक्स निकली हुई है, ज़्यादातर वायरस में ऐसे ही होता है, स्पाइक्स निकली होती है बाहर। और अब इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक यूनिट मिलती है, जैसे आपने कोरोना वायरस में देखा होगा, एग्जैक्टली ये ऐसा दिखाई देता है, ये बेटा ऐसा, ये बाहर की ओर यूनिट निकली हुई है। और पता है ये यूनिट ही तो एड्स के लिए झंझट है, बस इस यूनिट के कारण ही सब गड़बड़ हो गया बेटा, जितना भी गड़बड़ होना था ना बस ये यूनिट ने गड़बड़ कर दिया, अदरवाइज़ कभी दिक्कत ही नहीं आती। ये बेटा ये सब यूनिट्स है, इसमें से पता है ये जो यूनिट है इसे हम लोग बोलते हैं, दिस यूनिट इज नोन एज GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये यूनिट है जो ऊपर है बेटा GP120। ये लो भैया, तो आप जरा देखो, पहले 24 वाली यूनिट है, फिर 18 वाली है, फिर 41 है और फिर 120 है, ऐसे अलग अलग यूनिट्स मिलती हैं। अब देखो एक और चीज़, पता है ये जो HIV वायरस होता है ना, इट्स एन RNA वायरस, इसको RNA वायरस बोलते बेटा, क्योंकि इसके अंदर RNA मिलेगा, इसलिए क्या बोल दिया, RNA वायरस। या ध्यान से देखना आप, ये कैसा देखना आप, ये यहाँ पर RNA के थ्रेड्स मिल रहे हैं, RNA के धागे मिल रहे हैं। जरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए आपने, मैंने कितने RNA बनाए, RNA हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, या 2 थ्रेड लिख दे बेटा, ज़्यादा बेहतर है, मॉलिक्यूल लिखना ठीक नहीं है। RNA के 2 क्या है बेटा, 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है। ये लो बेटा, NCERT में कहीं भी ये लाइन नहीं लिखी हुई है कि RNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं, पर पता है डायग्राम में बना हुआ है कि RNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो बेटा ये पॉइंट ज़रा थोड़ा नोटिसेबल है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। एक चीज़ और है, देखो अब ज़रा क्या होता है, यहाँ पर इस RNA के साथ में कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट मिलते हैं यहाँ पर, ये रहे बेटा अंदर की तरफ, इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसकी 2 यूनिट है बेटा, क्योंकि 2 RNA है इसलिए 2 यूनिट से बना हुआ है। शॉर्ट में लिखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
ये लो बेटा, कई बार पता है HIV वायरस को ही हम लोग रेट्रोवायरस भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस, या क्या बोलते हैं? RNA वायरस। पता है इसको रेट्रोवायरस क्यों बोलते हैं? जरा देखो आप, एक प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बहुत पहले आपको बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूँ। क्या होती है प्रोसेस? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो भैया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती क्या चीज़ है, ध्यान से समझना। जब हम लोग RNA से DNA बनाते हैं, पता है इस DNA को बोलते हैं cDNA, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ये RNA से आपने DNA बनाया, और जब RNA से DNA बनता है ना, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA से DNA बनता है तो क्या बोलते हैं? इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो भैया ये HIV वायरस ऐसे ही करता है, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ध्यान रखना बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज सीन इन होस्ट सेल। जहाँ पर भी जाएगा वहाँ दिखेगा ये, ऐसा नहीं कि यहाँ ये खुद ही करता रहे, ये कभी नहीं करेगा। ये बस अपना जो है ना, ये हमेशा RNA ही रखेगा, कभी DNA नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। सिर्फ कब बनाएगा? ये जब ये होस्ट सेल के अंदर चला जाए, तब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो दिखेगी। अब एक चीज़ और है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए वी नीड एंजाइम। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये लगता है बेटा। और इसकी जो प्रोसेस है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डिस्कवर्ड बाय टैमिनी। ये सब पढ़ा है मैंने आपको बेटा, डिस्कवर्ड बाय टैमिनी। इसीलिए कई बार तो इसे कहा जाता है टैमिनिज्म। बेटा ये जो प्रोसेस है, इसको कई बार क्या बोल देते हैं हम लोग? टैमिनिज्म। क्या टैमिनिज्म का मतलब समझे आप? क्या होता है टैमिनिज्म? टैमिनिज्म का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जब हम लोग RNA से DNA बनाएं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टैमिनिज्म और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एक एंजाइम लगता है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके बिना ये काम नहीं होता है बेटा। लेकिन ये चीज़ है कि कभी भी वायरस अगर अलग से है, होस्ट सेल के बाहर है, तो वो कभी भी DNA नहीं दिखाएगा। वो हमेशा होस्ट सेल के अंदर ही DNA से RNA बनाएगा। अदरवाइज वो हमेशा वो जो है होस्ट सेल के अंदर ही RNA से DNA बनाएगा। अदरवाइज कभी भी बेटा वो नहीं चाहेगा कि उसका जीनोम चेंज हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो RNA से DNA बना ले। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस तब हो जाएगी जब वो एंटर हो जाए कहाँ? होस्ट सेल के अंदर। और RNA से DNA बनाने के लिए वी नीड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इसकी डिस्कवरी की थी टैमिनी और बाल्टीमोर भी थे इनके साथ में। लेकिन मेनली इनको टैमिनी है, इनको माना जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं टैमिनिज्म। आपको ये समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब एक चीज़ है बेटा, ये जो GP120 होती है ना बेटा, दिस इज द इन्फेक्टिव साइट। ये इन्फेक्टिव साइट है, मतलब यहाँ से इन्फेक्शन होता है। GP120 वाली साइट से इन्फेक्शन कॉज करता है, इसी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। कौन सी साइट की वजह से? GP120। चलो यार, ये समझ में आ गया। HIV वायरस का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, कैसा होता है HIV वायरस, दिखता कैसा है, समझ में आ गया। अब चलो ध्यान से समझना, कितने RNA मॉलिक्यूल है HIV वायरस में? 2 RNA मॉलिक्यूल है। तो डेफिनेटली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कितने होंगे? तो 2 यूनिट में मिलेंगे आपको। 2 यूनिट होगी तो ही तो काम होगा। जैसे ये 1 यूनिट है एक RNA के लिए, तो दूसरी एक और RNA के लिए एक और यूनिट होगी। दैट मीन्स वी हैव 2 यूनिट्स फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलो, अब मैंने आपको ये सिखा दिया कि भैया ये कैसे होता है। अब ज़रा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन, ऐसा लिखता हूँ, HIV इन्फेक्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं HIV इन्फेक्शन कि भैया HIV इन्फेक्शन क्या है, मतलब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझना।
वैसे मैं ये पढ़ाऊंगा आपको कि कॉजेटिव फैक्टर्स में, जैसे मान लो आपकी बॉडी में किसी वजह से HIV वायरस चला गया, वजह क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मान लो कि किसी वजह से आपके शरीर में HIV वायरस चला गया। तो जरा देखो आप यहाँ पर हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ध्यान रखें बेटा आप, 2 मेन साइट्स होती है जहाँ पर HIV खूब फलता फूलता है। एक होती है मैक्रोफेजेस और दूसरी होती है बेटा यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये 2 है बेटा। अब पहले हम लोग ये समझे बेटा कि ये हेल्पर टी सेल क्या होती है। अच्छा, मैं पहले आपको एक चीज़ समझा दूँ, पहले वो देखो आप जरा क्या होता है। पता है बेटा, जो ह्यूमन बॉडी है ना, नॉर्मल प्रोसेस क्या है वो जरा देखो। नॉर्मल प्रोसेस समझना क्या होती है। नॉर्मल प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी में ऐसा होता है कि हमारे इसमें एक होती है हेल्पर टी सेल। क्या होती है? हेल्पर टी सेल। और ये जो हेल्पर टी सेल है ना, ये वर्क करती है बी लिम्फोसाइट पर। किन पर वर्क करती है? बी लिम्फोसाइट पर। और पता है ये बी लिम्फोसाइट क्या करती है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर लेती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेती। और इसी एंटीबॉडी के फॉर्मेशन की वजह से इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहती है। ये एक प्रोसेस होती है हमेशा कि हेल्पर टी सेल हेल्प करेगा किसको? बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट पता है क्या करेगा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। और इसी एंटीबॉडी के कारण इम्यूनिटी बहुत बढ़िया मेंटेन है। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। बट इन HIV इन्फेक्शन, अब HIV इन्फेक्शन में क्या हो जाता है देखना आप। पता है बेटा, HIV इन्फेक्शन में हेल्पर टी सेल किल्ड, मार दी जाती है। हेल्पर टी सेल मर गई। अब बताओ क्या कहानी होगी? अगर हेल्पर टी सेल मर गई तो बी लिम्फोसाइट से क्या एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो बताओ इम्यूनिटी गई। ये लो बेटा, इम्यूनिटी गई। मतलब क्या मैं कहूं, इसकी वजह से इम्यून डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? इम्यून डेफिशिएंसी हो गई। और ध्यान रखना बेटा, जो एड्स होता है इट्स नॉट कंजेनाइटल, ये होता है इनबॉर्न। मतलब ये इनबॉर्न नहीं होता है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ ही हो जाए। ये जो है बेटा नॉट अ कंजेनाइटल। कंजेनाइटल नहीं है तो क्या है ये? इट्स एन एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज है, इसीलिए तो बोला। देखो जरा, एक्वायर्ड, ये लो भैया एक्वायर्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू HIV। तो चलो, एक्वायर्ड किसकी वजह से? HIV की वजह से, जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल मर जाती है। मतलब ये HIV वायरस है ना, हेल्पर टी सेल को मारता है।
हेल्पर टी सेल मर गई तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, इम्यूनोडेफिशिएंसी। और ध्यान रखना, कई सारे ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। जब कई सारे सिम्टम्स आपको एक साथ दिखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो बताओ, इम्यूनोडेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स। और अगर ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे तो क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो अब पूरा नाम जरा देखना, मैं स्टार बनाता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखना, एक्वायर्ड, बोले हाँ सर। इम्यूनोडेफिशिएंसी, हाँ सर। और इसी डेफिशिएंसी से सिंड्रोम, तो नाम हुआ ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम क्लियर हो रहा है। एक्वायर्ड किससे हो रहा है, HIV वायरस से। डेफिशिएंसी हो रही है किसकी, इम्यूनिटी की। और उसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे, और जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है उन्हीं को क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम। तो ये बेटा एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम लोग एड्स का पूरा नाम समझ पा रहे हैं। एक नॉर्मल वे में एक नॉर्मल वे में ऐसा होता है जिसमें इम्यूनिटी बहुत प्रॉपर है। बट अगर मान लो HIV इन्फेक्शन हो गया तो ये कहानी होकर इसीलिए नाम दिया एड्स। क्या एड्स का पूरा नाम समझ में आया, क्यों हुआ ऐसा? अब जरा देखो, हमने लिखा था HTLV, ह्यूमन टी लिम्फो एडिनोपैथिक वायरस। HTLV क्यों बोला, ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन पर है। और टी, ये रहा टी, ये टी लिम्फोसाइट, मतलब यहाँ से ये टी सेल के खत्म होने की वजह से ही तो हुआ, तो इसीलिए तो बोला HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट एडिनोपैथिक वायरस, मतलब उसकी वजह से ये एडिनोपैथी होगी। एडिनोपैथी क्या है समझाऊंगा मैं, तो आपको ये भी समझ में आए। ये LAV, ठीक है ना बेटा। तो ये सारे टर्म्स अभी एक्सप्लेन करूंगा जहां जहां जो शब्द आता चलेगा। तो ये टी लिम्फोसाइट पर तो अटैक करता है बेटा। HIV वायरस के लिए सबसे फेवरेट साइट है कौन सी, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट है कौन सी वाली, हेल्पर वाली। ये हेल्प करती है बेटा बी लिम्फोसाइट को कि भैया तू एंटीबॉडी बना। कौन हेल्प कर रही है, टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी सेल किसको हेल्प कर रही है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और एंटीबॉडी अगर हमारे शरीर में अच्छी होगी तो इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी। ठीक है, चलो अब आप ध्यान से समझना। अब हम लोग आसानी से समझ पाएंगे HIV इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। देखना बेटा, जो ह्यूमन है उस ह्यूमन में दो तरीके की सेल्स में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक होती है मैक्रोफेजेस, क्या है, मैक्रोफेजेस। और एक सेल होती है बेटा यहाँ पर मैक्रोफेजेस के अलावा हेल्पर टी सेल। ये लो बेटा, एक क्या है बताओ बेटा, मैक्रोफेजेस है, और एक क्या है, हेल्पर टी सेल है। ये दो अलग अलग सेल्स है बेटा। पता है मैक्रोफेजेस में क्या होता है, यहाँ पर मैक्रोफेजेस की अगर स्ट्रक्चर में बताऊँ ना तो वो ऐसा है बेटा, ध्यान से देखना। ये बेटा मान लो मैक्रोफेजेस है, इसका फंक्शन क्या है पता है, मैक्रोफेजेस का फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन को खा लेता है ये। पर पता है HIV वायरस ऐसा है जिसके ऊपर यहाँ पर जो है ना बेटा, ये जो मैक्रोफेजेस है इनके ऊपर आपको मिलती है कुछ साइट्स। ये रही साइट्स, ये साइट्स, वैसे 4 ही बनाई, ऐसे बहुत सारी साइट्स होती है। इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर CD4 साइट। क्या है ये, CD4 साइट है। पता है ये जो CD4 साइट होती है, देखना आप, ये मान लो कोई सेल है, दिस द सेल, पता नहीं कौन सी सेल है लेकिन मैंने बना दी, और इसके ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा, ये है CD4 साइट। तो CD4 साइट जो है बेटा, ये है कॉम्प्लीमेंट्री टू GP120 साइट।
एक तरह से यूँ कह सकते हैं ये ढक्कन है, तो GP120 क्या है? पेन है। मतलब उस ढक्कन के अंदर वो पेन प्रॉपरली फिट हो जाएगा। या यूँ कहें, ये मान लो ताला है, तो GP120 क्या है? चाबी है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे, ये रहा भैया, अब मैं बता रहा हूँ, देखना ये यहाँ पर, दिस इज द GP120 और ये ऐसा, बताओ बेटा क्या है ये? GP120, ये लो बेटा। और ये क्या है? CD4। ये दो साइड्स, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब ये हमेशा जुड़ना चाहती है। मतलब शायद ये जो हेल्पर टी सेल है या जो मैक्रोफेजेस है, इनके ऊपर भी CD4 साइट है। तो इसमें पता है क्या होता है, अगर कहीं पर भी ये आ जाए तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से जुड़ना पसंद करेंगे। बोले ठीक है, हम लोग तो पहचान के हैं, और ये क्या करेंगे? गलती से एक दूसरे से जुड़ गए, और जहाँ जुड़े गई बात। अब गई बात, ये ऐसा नहीं करना था इसको, लेकिन इनको यूँ लग रहा है कि ये तो हमारा दोस्त है, क्योंकि GP120 और CD4 एक दूसरे की बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री साइट है। मतलब इनको यूँ लगता है कि भैया ये तो साइट हमारे लिए ही बनी है, हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे तो किसे जोड़ेंगे, और जोड़ भी लिया। बाद में पता पड़ा यार सब गड़बड़ हो गया, लेकिन ये जुड़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पर ये बन गया बेटा GP120 CD4 कॉम्प्लेक्स। ये लो बेटा, GP120 CD4 कॉम्प्लेक्स बन गया। और पता है ये यहाँ पर ये एक बार जुड़ गया, बस फिर तो अब आगे की लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट कर ही लेगा, क्योंकि आपको तो पता है HIV को अगर अपने RNA से DNA बनाना है तो यहाँ पर होस्ट सेल की तो ज़रूरत लगेगी ही। तो ह्यूमन बॉडी में 2 होस्ट सेल है। कौन कौन सी? ह्यूमन बॉडी में 2 होस्ट सेल है। एक बेटा मैक्रोफेजेस, ये होस्ट सेल है फॉर HIV, और ये भी होस्ट सेल है फॉर HIV। दोनों होस्ट सेल है। अब इधर से आया, कौन आया? इधर आएगा बेटा, देखना ये यहाँ पर ये आया GP120, ये जाकर ऐड हो गया, और ये क्या है? HIV वायरस। इसने ऐसा बना लिया, इन्फेक्शन कर देता है। किसका? मैक्रोफेजेस का। अब पता है यहाँ पर मैक्रोफेजेस में ये करने के बाद में जरा देखना, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। मैक्रोफेजेस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ HIV की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ये एक बार इसको इन्फेक्शन करेगा, फिर खूब सारे HIV यहाँ बनेंगे, खूब जनरेट होंगे, खूब बनेंगे, और बहुत सारे रिलीज होंगे, ऐसे करोड़ों बनते रहेंगे बेटा। इसलिए कहा है फैक्ट्री ऑफ HIV। NCERT की लाइन है बेटा, ऐसा लिखा हुआ है कि मैक्रोफेजेस HIV की फैक्ट्री होती है। बोले भाई समझ में आया? मैक्रोफेजेस क्या होती है? HIV के लिए फैक्ट्री होती है, वहीं पर खूब सारे HIV और बनते हैं। मतलब पहला टारगेट यही है। HIV जैसे ही जाएगा ना आपके शरीर में, वो मैक्रोफेजेस को ढूंढेगा। और मैक्रोफेजेस का काम पता है क्या होता है? मैक्रोफेजेस का काम होता है फेगोसाइटोसिस। लेकिन HIV को तो वो अपना दोस्त समझ रहा है कि भैया इसको थोड़ी खाना है, क्योंकि इसके ऊपर तो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है, और कॉम्प्लीमेंट्री साइट है तो इसको तो बिठाना है अपने ऊपर, लेकिन बिठा के गड़बड़ कर दी है। उसकी वजह से अब खूब सारे HIV वायरस जनरेट होंगे। मतलब कह सकते हैं दिस इज द फैक्ट्री ऑफ HIV। दूसरी बात, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल की स्ट्रक्चर में भी ध्यान रखना बेटा, इनके ऊपर भी ऐसा ही होता है। ये मान लो यहाँ पर है ये जैसे क्या थी बेटा? मैक्रोफेजेस। ये बेटा सेल है, ये मैक्रोफेजेस, और ये क्या है? HIV। अब देखना इधर आप, यहाँ पर भी एक के ऊपर और है ऐसी साइट, CD4। ये CD4 साइट, और इस पर तो और ज़्यादा है।
लेकिन शुरुआत में थोड़ा बहुत ये रिपेल करती है उसको, HIV को, इसलिए पहले प्रेफरेंशियली वहाँ जाता है। और यहाँ ये जो है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर टी सेल। क्या बोल देते हैं? हेल्पर टी सेल। अब इस हेल्पर टी सेल के ऊपर आकर खूबसूरती से ऐड होगा HIV वायरस। ये लो भैया, कॉम्प्लीमेंट्री साइट है, GP120 जाकर जुड़ गया और जुड़कर ये ऐसा बन गया, और ये क्या है? HIV। ये लो बेटा, ये ऐसा। अच्छा, एक चीज और है, हेल्पर टी सेल को ही हम लोग बोलते हैं बेटा, यहां पर ध्यान रखना अब आप ये पॉइंट, हेल्पर टी सेल इज ऑल्सो नोन एज CD4 सेल। उनको नहीं बोला, लेकिन इनको बोलते बेटा, हेल्पर टी सेल को ही क्या बोलते हैं? CD4 सेल। ध्यान रखना, नॉर्मल काउंटिंग CD4 सेल की जो होती है बेटा, दैट इज 600 इंटू 10 टू द पावर 9, 600 इंटू 10 टू द पावर, आई एम सॉरी, ऐसा है, 900 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है ना बेटा? इतनी जो है काउंटिंग मिलती है पर लीटर ब्लड, 1 लीटर ब्लड में। इतना सीख गए क्या? समझ पाए आप लोग? ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक, ये बताया कि जब आपके शरीर में HIV जाएगा तो वो क्या ढूंढेगा। पहले वो पहला प्रेफरेंस उसका वो है कि भैया मैं अपने नंबर बढ़ा लूँ, फिर बाद में देखेंगे। जब वो नंबर बढ़ाने की बात सोचेगा तो पहले वो मैक्रोफेजेस पर जाएगा, और मैक्रोफेजेस पर ऑलरेडी CD4 साइट है, तो वो GP120 को वेलकम करेगा। GP120 आएगा मतलब सीधी सी बात है HIV वायरस भी आ जाएगा। HIV वायरस जो है अपना RNA अब इसमें इंजेक्ट कर देगा, और आगे की कहानी अभी बता रहा हूँ क्या हो जाता है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर ये जब खूब सारे नंबर बढ़ जाते हैं ना, तो फिर ये जो है बेटा, ये क्या करता है, फैक्ट्री ऑफ HIV वाला जो पार्ट है, मतलब ये HIV जो है अब यहाँ पर भी अटैक करना चालू करता है। CD4 को भी मारना चालू करेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी तो आ रहा है। और CD4 मरेगी मतलब हेल्पर टी सेल मरेगी, और हेल्पर टी सेल मरेगी तो बी लिम्फोसाइट पर काम नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट पर काम नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इम्यूनिटी मेंटेन नहीं रहेगी, मतलब इम्यूनो जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिलने लगेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर कहलाएगा सिंड्रोम। ठीक है, चलो अब देखना और आगे। चलो बेटा, इन्फेक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से समझना। मान लो ये हमारे पास एक खूबसूरत सी सेल है बेटा, ये लो बेटा, ये सेल है। इस सेल पर साइट्स है बेटा, ये समझ रहे होंगे आप, CD4 साइट। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं बेटा, मैं 2-4 ही बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे होती है बेटा ये साइट्स। ये बोले सर ये भी समझ गए हम लोग, जो आप बता रहे हो ना, ये या तो हेल्पर टी सेल है या मैक्रोफेजेस है, ये ऐसे। अब नीचे भी है, ठीक है, अब ध्यान रख लो। तो ये क्या है, पहले वो लिख दूं मैं, ये क्या है, हेल्पर टी सेल है या मैक्रोफेजेस। अब RNA आया, I'm सॉरी, पहले जो है HIV वायरस आया। HIV वायरस देखो अब जरा क्या करेगा, बहुत ही खूबसूरती से इन्फेक्शन करेगा। ये देखना कैसे, ये है GP120 और ये है ऐसा खूबसूरत सा वायरस जो तैयार बैठा है।
इन्फेक्शन करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री भी ढूंढ लिया, CD4, ये लो भैया, ठीक है। अब देखना क्या होगा, यहां पर ये बेटा इसका RNA बनाता हूं, 2 थ्रेड होते हैं, और ये भी पता है आपको, बोले सर इसमें एक चीज और बनाओ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये बता दो क्या है, RNA। बस अब ये इन्फेक्शन करेगा, अपने RNA को छोड़ देगा इसमें, अपने RNA को यहां छोड़ देगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखना आप, ये बेटा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, किसी का भी हो सकता है, हेल्पर T सेल का हो सकता है या मैक्रोफेजेस का हो सकता है, ये न्यूक्लियस है भैया। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है, ये ह्यूमन का जीनोम है बेटा। अब बड़े इत्मीनान से आराम से समझना क्या हुआ, ये पहली स्टेप जिसमें HIV वायरस आकर बैठ गया। अगली स्टेप देखना, अब अगली स्टेप में क्या होगा, यहां पर बेटा अब RNA एंटर कर गया, दिस इज द RNA, ये RNA एंटर कर गया बेटा। अब बताएं ये RNA क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वी गेट द cDNA, हमें कौन सा DNA मिलेगा, cDNA। ये लो भैया, ये यहां पर टैमिनिज्म हो रहा है। मैंने आपको बताया था हमेशा RNA से DNA तभी बनता है जब होस्ट सेल के अंदर हो, तो भैया ये होस्ट सेल ही तो है, ये लो भैया होस्ट सेल के अंदर ऐसा हुआ, खूबसूरत सा cDNA बन गया, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA। नाउ दिस DNA ऐड विद दैट DNA, इस DNA के साथ में ऐड हो जाएगा, चलो ऐड कर देते हैं। ये लो, ये क्या है, DNA ऑफ HIV का DNA है बेटा, वो ऐड हो गया। और पता है ये DNA क्या करेगा, अब DNA जो है ध्यान से समझना क्या करने वाला है, DNA बनाएगा RNA, किसका, HIV का। देखो एक चीज है, हमने पढ़ा था एलियन DNA खुद रेप्लिकेट नहीं होता, क्या ये एलियन DNA की तरह है, बाहर से आया, किसी होस्ट DNA के साथ ऐड हो जाए तो रेप्लिकेट होना चालू हो जाए। ये लो भैया रेप्लिकेट हो गया, और DNA से क्या बनता है, RNA। अब क्या वापस बना, HIV का RNA। अरे ये क्या था, DNA था HIV का, अब क्या बन गया वापस, HIV का RNA। अब ये RNA क्या करेगा बताएं, ये जो RNA है किसका RNA है, HIV का, ऐड विथ वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा। और वायरल प्रोटीन के साथ जैसे ही जुड़ा, अब देखना अब क्या होगा, वायरल प्रोटीन के साथ जैसे ही जुड़ा, अब देखना अब क्या होगा, देखना बहुत सारे वायरस बने बेटा, बहुत सारे वायरस। अब ये एक एक RNA ऐसे बार बार बनता जाएगा, कॉपी इधर से प्रोटीन जुड़ता जाएगा, तो ये बने हैं बेटा यहाँ पर HIV वायरस। बताओ इन वायरस के अंदर सब में क्या है, देखो अब जरा इन वायरस के अंदर सब के अंदर क्या है, सब के अंदर RNA भरा हुआ है। अरे ये देखो ना, ये ऐसा हुआ। अब देखो आप जरा ध्यान से, आप ये आप मानना जरा, देखो अब जरा, सपोज दैट ये बेटा हमारे पास होस्ट सेल है, पूरी होस्ट सेल किससे भर गई,
पूरी होस्ट सेल जो है ना बेटा, ये भर गई है HIV वायरस से, खूब ग्रोथ कर रहे हैं बेटा। फैक्ट्री है, कौन है? मैक्रोफेजेस, खूब ग्रोथ कर रहे हैं, खूब बढ़ा रहे हैं, बार बार ऐसे DNA से RNA बना रहे हैं, खूब बढ़िया है। और ये HIV वायरस खूब ग्रोथ कर रहा है बेटा, खूब नंबर में बढ़ गया। और बेटा उसकी वजह से यहाँ पर अब रिलीज़ हो जाएंगे, अब रिलीज़ होंगे यहाँ पर, देखना आप ज़रा, ये रप्चर हो गया बेटा, और रप्चर होने से रिलीज़ हुए कई सारे HIV वायरस। इनको हम लोग बोलते हैं प्रोजेनी ऑफ HIV वायरस। ये HIV की प्रोजेनीज है। अब ये पता है क्या करेंगे, ये क्या करने वाली, देखो आप जरा, गोज टू, देखना आप जरा, ये क्या करेगी, गोज टू हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल के पास चली जाएगी, और वहां पर हेल्पर टी सेल पर जाने के बाद में ये बेटा इन्फेक्शन कॉज करेगी वापस से। ऐसे क्या ये साइकिल आपको समझ में आए क्या हो रहा है? ठीक है, तो बेटा ये जो होस्ट सेल है, ये हेल्पर टी सेल हो सकती है, मैक्रोफेज, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा कौन होगी? मैक्रोफेजेस। ये ऐसे नंबर बढ़ाते जाएगी, यहाँ प्रोजेनीज प्रोड्यूस होगी, और प्रोजेनी जो है बेटा ये क्या करेगी, हेल्पर टी सेल पर चली जाएगी, और हेल्पर टी सेल पर जाने के बाद में वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगी, और ये इन्फेक्शन हो गया बेटा। आपको समझ में आ पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है बेटा? तो ये इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इन्फेक्शन का मॉड हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया जिसके थ्रू HIV जो है अपना इन्फेक्शन शो कर पाता है। ये उसका एक इन्फेक्शन शो करने का तरीका हो गया। आपको ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बेटा हम लोगों ने सीखा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये जो है इन्फेक्शन शो करता है। अब ये HIV क्या बहुत सारे नंबर में बढ़ गए? अब ध्यान से समझना, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जिनके थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि भैया क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से होता है, ये तो समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा मैं यहाँ पर यूँ बता रहा हूँ, दो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, HIV इन्फेक्शन, और एक होता है एड्स। यार ये दोनों शब्द अलग अलग है, एक नहीं है। एड्स अलग है और HIV इन्फेक्शन अलग है। ठीक वैसे ही जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मच्छर ने काटा, दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हुआ मेरी बॉडी में, इतना ही है बस। लेकिन उस इन्फेक्शन के कारण मुझे फीवर आया, स्प्लीनोमेगेली हो गया, हिपेटोमेगेली हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, तो ये हो गया मलेरिया। तो उसी को यहाँ पर दो फेजेस में हम लोग ऐसे ही एड्स को भी डिवाइड कर रहे हैं। देखना आप जरा, HIV इन्फेक्शन क्या है, तो हम लोग कहेंगे HIV इन्फेक्शन क्या है, तो देखो जरा, सिम्टोमेटिक फेज, जहाँ पर कोई सिम्टम्स नहीं मिलते बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग HIV इन्फेक्शन। बट इट्स एन सिम्टोमेटिक फेज, ये सिम्टोमेटिक फेज होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है कि HIV इन्फेक्शन क्या चीज़ है और एड्स क्या चीज़ है? तो पहली बात बेटा, अगर मान लो कि मेरी बॉडी में HIV वायरस चला गया, तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा एड्स हो गया, भैया मुझे HIV इन्फेक्शन हुआ है जो आगे एड्स में लीड कर सकता है, लेकिन अभी तो HIV इन्फेक्शन ही हुआ ना। तो ये बेटा पहली बात। दूसरी बात, ऑल्सो नोन एज विंडो फेज। क्या बोलते हैं इसे? विंडो फेज। मतलब इसमें छुपी हुई फेज है ये, मतलब इसमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, जबकि ये क्या है, तो इट्स एन सिम्टोमेटिक फेज। वही वाला पॉइंट ऊपर वाला रिपीट कर सकते हैं हम लोग, यही वाला पॉइंट वापस रिपीट कर सकते हैं कि ये सिम्टोमेटिक फेज है, जबकि ये क्या है बेटा? विंडो फेज है। ध्यान रखना, ये जो फेज होती है, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, फ्यू मंथ
2 ईयर, कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक की ये फेज हो सकती है। एनसीईआरटी में लिखा है 5 से लेकर 10 साल। मतलब मान लो मेरी बॉडी में आज एचआईवी गया तो 5 साल बाद एड्स दिखेगा या 10 साल बाद एड्स दिखेगा। मतलब इससे पहले बस ये इन्फेक्शन रहेगा आपके। और कहने का मतलब इससे पहले क्या हो रहा है, ये 5 सालों तक क्या हो रहा है, 5 सालों तक मैक्रोफेजेस में खूब नंबर बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री है वो खूब एचआईवी प्रोड्यूस कर रही है। तो बेटा ये जो विंडो फेज होती है ये काफ़ी लंबी फेज है। कितनी है, तो 5 से 10 साल तक की ये फेज होती है। जबकि सिम्टोमेटिक फेज, अब इसमें तो कोई टाइम ही नहीं होता ना, जब तक पेशेंट नहीं निपटेगा तब तक की ये फेज होगी। अरे आ रहा है समझ में? तो मेन तो यहाँ पर है कि बेटा ये जो होती है कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर तक है, वैसे यूँ लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है 5 से 10 साल की ये बहुत लंबी फेज होती है। क्या समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज़ और है, एचआईवी इन्फेक्शन जो है, तो क्या इन्फेक्शन में ऐसा होता है, फर्स्टली सीन एट मैक्रोफेजेस, देन आफ्टर हेल्पर टी सेल। पहले मैक्रोफेजेस पर दिखेगी और मैक्रोफेजेस पर दिखने के बाद कहाँ दिखेगी ये, हेल्पर टी सेल पर। अब सिम्टोमेटिक में तो ऐसा कुछ होता नहीं है भैया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि एड्स और एचआईवी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ ये ज़रूर है कि एचआईवी इन्फेक्शन के बाद एड्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, एड्स एंड इनक्योरेबल डिसीज़, एड्स के लिए पॉइंट कह रहा हूँ मैं बेटा, तो ये कैसी बेटा, एड्स क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनक्योरेबल डिसीज है, मतलब इसका कोई उपचार नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ध्यान रखना। और एक और लाइन लिखी देता हूं एनसीईआरटी की कि बेटा वर्ल्ड में 25 सालों में लगभग 25 मिलियन persons are died due to एड्स। एड्स के कारण जो है 25 सालों में, पिछले 25 सालों में लगभग 25 मिलियन लोगों की मौत हुई है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेटा जो मैंने बता दी, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने एड्स के बारे में बताया और ये एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में बताया। क्या आपको ये समझ में आ गया? अब बेटा इसके बाद में बहुत सिंपल से पॉइंट बचे हुए हैं कि एड्स के सिम्टम क्या है, एड्स कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या है एड्स के, कैसे हम लोग एड्स को पहचान पाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्योर क्या कर सकते हैं, और एचआईवी के फैक्टर क्या है, क्या कॉज है, एचआईवी क्यों हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो कल बेटा आपका ये एड्स भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अलग दूसरी जो टाइफाइड वगैरह ये डिसीजेस देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू वेरी मच।